यार नींद आ रही थी तो सोचा सोने से पहले एक छोटे से चैप्टर को निपटा लेते हैं। चैप्टर का नाम है द सरमन एट बनारस। और ये चैप्टर बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस इतनी सी बात कि कैसे हमारे प्रिंस सिद्धार्थ बनते हैं गौतम बुद्ध, और वो फिर कैसे एक सरमन देते हैं बनारस में, और हमारी किस्सा गौतमी को वो एक चीज़ समझाते हैं, लाइफ लेसन समझाते हैं। क्या है वो लाइफ लेसन, कैसे किस्सा गौतमी समझ जाती हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे इस चैप्टर को एनिमेटेड तरीके से डिटेल में, एनसीईआरटी की एक एक लाइन के साथ। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तुम्हारे एमसीक्यूज हैं और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो आओ फिर स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। गौतम बुद्ध 563 बीसी से लेकर के 483 बीसी, ये है इनका लाइफ पीरियड, लाइफ टाइम। यानी कि 563 बीसी में इनका बर्थ हुआ और डेथ हुई 483 बीसी में। बीसी में यार बिफोर क्राइस्ट, इसमें हम उल्टा चलते हैं तो इसलिए यहाँ पर 563 पहले आया है और 483 बाद में। बिगेन लाइफ ऐसा प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। अब इनका जन्म होता है और इनकी लाइफ शुरू होती है एक प्रिंस की तरह। प्रिंस यानी कि राजा का बेटा। नाम इनका रहता है सिद्धार्थ गौतम। इन नॉर्थन इंडिया, नॉर्थन इंडिया का मतलब तुम सब जानते हो, इंडिया के नॉर्थन स्टेट में। एट 12 यानी कि 12, जब वो 12 साल के थे तो उनको भेज दिया गया स्कूलिंग के लिए एक हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स में, यानी कि जहाँ पर रिलीजियस बातें सिखाई जाती हैं, रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई जाती हैं। स्क्रिप्चर्स का मतलब रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स। एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। 12 साल की उम्र में उन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया, जहाँ पर रिलीजियस चीज़ें पढ़ी उन्होंने। और फिर 4 साल के बाद वो जब रिटर्न यानी कि वापस अपने घर आए तो एक प्रिंसेस से उनकी शादी हो गई। फिर उनका एक सन भी था और इन्होंने लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी, यानी कि 10 साल तक बिफिटेड रॉयल्टी की तरह जीवन बिताया। बिफिटेड का मतलब होता है डिजर्व्ड। अब ये प्रिंस थे, राजा के बेटे थे, तो 10 साल तक इन्होंने बिल्कुल वैसी ही लाइफ जी जैसा ये डिजर्व करते थे, रॉयल्टी वाली लाइफ। एट अबाउट द एज ऑफ 25, फिर जब ये 25 साल के हुए तो प्रिंस, जो अभी तक जीवन की सफरिंग्स, जीवन के दुख दर्द कठिनाइयों से बिल्कुल शील्डेड थे, बचे हुए थे, उन्हें देखने को मिलता है जीवन के दुख। कैसे? यहाँ पे लिखा है द प्रिंस हियर टू फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ वर्ल्ड। हियर टू फोर का मतलब बिफोर नाउ, जो अब तक, अब से पहले शील्डेड थे बिल्कुल सफरिंग से, सारे दुख से दुनिया के। वो जब जाते हैं एक दिन हंटिंग पे तो उन्हें दुनिया के सारे दुख दिख जाते हैं। क्या क्या दिखता है उन्हें? सबसे पहला एक सिक मैन, यानी कि एक बीमार आदमी। देन एन एज्ड मैन, यानी कि एक उम्रदार आदमी मिलता है, बूढ़ा आदमी मिलता है। फिर एक फनरल प्रोसेशन। फनरल प्रोसेशन का मतलब होता है जो मरने के बाद जो अंतिम संस्कार होता है ना, किसी की बॉडी को जलाया जाता है, वही चीज़। तो एक फनरल प्रोसेशन भी उन्हें दिख जाता है। फिर उसके बाद एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। एक मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स का मतलब होता है भीख मांगना, यानी कि एक मिल जाता है मॉन्क जो भीख मांग रहा होता है। तो कौन कौन दिखता है? 4 लोग। पहला सिक मैन, बीमार आदमी, फिर एक बूढ़ा आदमी, फिर एक फनरल प्रोसेशन, यानी कि मरने के बाद की जो अंतिम क्रिया होती है वो हो रही होती है, और लास्ट में एक मॉन्क मिलता है जो भीख मांग रहा होता है। These sights so moved him that he had once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। यानी कि ये सब चीजें जब उन्हें अचानक से दिखी, कितना दुख है दुनिया में, अभी तक तो बिल्कुल प्रिंस की जिंदगी जी रहे थे मस्त ऐश से, बट जब उन्हें इतना दुख दिखा तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो इसी दुनिया में निकलेंगे। अब वो अपने राजमहल में बैठे नहीं रहेंगे, इस दुनिया में निकलेंगे, जाएंगे, इनलाइटनमेंट को सीख करेंगे। इनलाइटनमेंट का मतलब होता है स्पिरिचुअल नॉलेज को सीख करेंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज लेंगे। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कंसर्निंग दी सॉरोज ही हैड विटनेस्ड, जितने भी दुख उन्होंने देखे हैं वो ढूंढेंगे, वो पता करेंगे कि कैसी स्पिरिचुअल नॉलेज हमें हो जाए कि फिर ये जो सारे दुख लोगों के पास हैं ये दुख कम हो सकें, ये दुख मिट सकें, कोई भी दुखी ना रहे। तो इसके लिए ही वैंडेड फॉर 7 years। वैंडेड का मतलब रोम करना, इधर उधर भटकते रहना। 7 सालों तक भटकते रहे इधर उधर, इसी चीज़ को ढूंढते हुए, एनलाइटनमेंट ढूंढते हुए, स्पिरिचुअल नॉलेज को ढूंढते हुए। और फिर फाइनली 7 सालों के बाद इधर उधर भटकते होने के बाद उन्हें मिलता है एक पीपल ट्री, जिसके नीचे वो जाकर बैठ जाते हैं और वहीं पर वो शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं, वेयर ही वोड टू स्टे अनटिल इनलाइटनमेंट केम। जब तक अब उन्हें ज्ञान मिल नहीं जाता है, स्पिरिचुअल नॉलेज मिल नहीं जाती, तब तक वो वहीं बैठे रहने का डिसाइड कर लेते हैं। फिर इनलाइटनमेंट आफ्टर 7 days, यानी कि उस पेड़ के नीचे बैठे रहने के बाद 7 दिनों तक वो पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, तब उन्हें आखिरकार इनलाइटनमेंट मिलती है, यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है। और तभी से उस पेड़ का नाम बदल के रख दिया जाता है दी बोधि ट्री।
बोधि ट्री, बोधि का मतलब विजडम, तो द ट्री ऑफ विजडम, एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज अंडरस्टैंडिंग्स। अब जो भी इन्होंने सीखा था 7 साल भटकते हुए, फिर उस पेड़ में बैठ के जो 7 दिन तक इन्होंने जो भी चीज़ें की थी, वो जो कुछ भी इन्होंने सीखा था, अब वो उसी पेड़ के नीचे बैठ के अपनी टीचिंग को शेयर करने लग गए सबके साथ, लोगों के साथ। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। अब इस पॉइंट पर उन्हें लोग क्या कहने लग गए थे? दी बुद्धा। बुद्धा का मतलब होता है दी अवेकेंड और दी इनलाइटेंड, यानी कि जिसके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज आ चुकी है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस। अब वो अपना फर्स्ट sermon, sermon का मतलब होता है यार एक रिलीजियस टॉक, रिलीजियस स्पीच, अपनी भाषा में बोलें तो प्रवचन। तो वो अपना पहला प्रवचन कहाँ पर देते हैं? बनारस में। बनारस यार हम सबको पता है यूपी के अंदर एक सिटी है, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, और रिवर गंगा है यहाँ पर, और ये मोस्ट होली प्लेसेस है। अगर किसी को गंगा में नहान करना है तो सबसे पवित्र जगह कौन सी मानी जाती है? बनारस। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। देन आगे, दैट sermon हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। अब वो जो sermon था, वो जो प्रवचन था, वो प्रिजर्व कर लिया गया है, यानी कि सेव करके रख लिया गया है किसी फॉर्म में, स्क्रिप्चर्स के ही फॉर्म में होगा। अब उसे लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, लोगों को ये बातें सुनाई जाती है जो गौतम बुद्धा ने उस समय पे कही थी। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। और उसमें है क्या उस प्रवचन में? इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम, बुद्धा का विजडम उसमें लिखा हुआ है। किस बारे में? इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है जो चीज़ें समझ ना पाई जाए, और इसका मतलब कि बुद्धा ने वहाँ पर क्या प्रवचन दिया था? इस बारे में ही प्रवचन दिया था कि वो सफरिंग जिसको लोग समझ ना सकते हो उसके बारे में। अब आगे लिखा है, एक नई स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। यहाँ तक थी गौतम बुद्ध की स्टोरी की कैसे वो प्रिंस से वो बन जाते हैं बुद्धा द अवेकेंड। अब यहाँ पर एक अलग स्टोरी आती है कीसा गौतमी की। तो कीसा गौतमी एक महिला है जिसकी सिर्फ एक सन था, सिर्फ एक बेटा था, और वो मर जाता है। अब वो दुखी रहती है, और वो इस दुख में अपने बच्चे को कैरी करके हर जगह जाती है, पड़ोसियों के पास जाती है, सबसे पूछती रहती है दवा। वो इतनी ज़्यादा दुख में घिर चुकी है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा इस बात पे कि मेरा बेटा मर चुका है, और वो अब भटक रही इधर उधर, सबसे पूछती है कि इसके लिए दवा बता दो, दवा बता दो कि कैसे ये ठीक हो जाए। और लोग उल्टा उससे क्या कहते हैं? अरे ये बुढ़िया सठिया गई है, इसके पास दिमाग विमाग है नहीं। वही लिखा है, सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। सब उससे कह रहे हैं तुम्हारा बेटा मर गया, तुम क्यों पागलपंती कर रहे इधर उधर। एट लेंथ कीसा गौतमी मेटा मैन। एट लेंथ का मतलब बहुत देर भटकने के बाद, बहुत दूर पे उसे एक आदमी मिलता है जो उसको रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हें मेडिसिन तो नहीं दे सकता हूँ तुम्हारे चाइल्ड के लिए, बट मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ, यानी कि एक डॉक्टर को जानता हूँ। अब वो कौन है? तो वो पूछती है तुरंत ही, एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज इट। तो वो पूछती है कि कौन है वो फिजिशियन। तो क्या रिप्लाई करता है वो आदमी? कहता है, एंड द मैन रिप्लाइड गो टू शक्या मुनि दी बुद्धा। तो वो बुद्धा के पास उन्हें जाने को कहता है। फिर कीसा गौतमी किसी तरह बुद्धा के पास जाती है और रोते हुए अपनी पूरी कहानी बताती है कि किसी तरह लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्यूर माय बॉय। किसी तरह कुछ भी करके मेरे बेटे को बचा लीजिए, कोई दवा दे दीजिए जो मेरे बेटे को ठीक कर दे। तो बुद्धा क्या आंसर करते हैं? बुद्धा उससे कहते हैं कि बस इतना सा काम करो कि आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड। हैंडफुल का मतलब एक मुट्ठी, एक हाथ भर के मुझे मस्टर्ड सीड ले आओ, यानी कि सरसों के बीज ले आओ। अब तो लड़की बिल्कुल खुश हो जाती है कि अरे वाह, मेरा बच्चा बच जाएगा बस इतनी चीज़ करने के लिए। इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्यूर इट, यानी कि प्रॉमिस कर देती है कि मैं ये लेकर आऊंगी। फिर बुद्धा एडेड, यानी कि बुद्धा एक और चीज़ बोलते हैं कि ये जो मस्टर्ड सीड तुम्हें ऐसी फैमिली से लेकर आना है, ऐसे घर से लेकर आना है कि जहाँ पर किसी ने अपना बेटा ना खोया हो, किसी ने अपना पति ना खोया हो, या किसी ने अपना पेरेंट या फ्रेंड ना खोया हो। तो बेसिकली ऐसी जगह से मस्टर्ड सीड्स लेके आओ एक मुट्ठी जहाँ पर किसी की मौत ना हुई हो। अब आए ना लाइन पे। अब पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम होम टू होम, हाउस टू हाउस। अब वो बेचारी ढूंढ रही है, इधर उधर भटक रही है, बट सब उसको रिप्लाई करते हैं कि हमारे यहाँ मस्टर्ड सीड तो है, तुम इसे ले सकती हो, बट हमारे यहाँ भी कोई ना कोई तो मरा ही है। हालांकि हालत तो ये है कि लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, यानी कि जिंदा तो बड़े कम हैं बल्कि मरे बहुत से लोग हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब दुख, कि अब हमें बार बार पूछ के हमारे दुखों के बारे में फिर से याद मत दिलाओ। और फिर उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता है जहाँ पर कोई भी ना मरा हो। अब इतना कुछ भटकने के बाद कीसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। वेरी का मतलब टायर्ड एंड होपलेस, थक जाती है, होपलेस हो जाती है। सैट डाउन एट द वे साइड, अब वो थक जाती है और वो बैठ जाती है। वॉचिंग द लाइट्स एट द सिटी, अब वो सिटी की लाइट्स देख रही होती है, और लाइट जो होती है सिटी की वो फ्लिकर कर रही होती है, यानी कि कभी जल बुत ऐसे कर रही होती हैं, और फाइनली वो लाइट जल बुत करते करते बुझ जाती हैं, यानी कि लाइट बंद हो जाती हैं। अब
इतना होने पे कभी कभी यार छोटी छोटी चीज़ें हमें काफ़ी कुछ सिखा जाती हैं, और वही होता है किस्सा गौतमी के पास। वो रियलाइज़ करती है कि यही तो किस्मत है इंसानों की। कंसिडर द फेट ऑफ मैन, कि लाइफ हमारी फ्लिकर करती रहती है। हमारा जहाँ जन्म हुआ तो हमारी लाइफ फ्लिकर करती होती और फाइनली एक दिन वो बुझ जाती है। और किस्सा गौतमी खुद में ही बोलती है, हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई, स्वार्थी हो गई, कि मैं यही भूल गई कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, एंड येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। यानी कि डेथ तो हम सबके लिए कॉमन है, बट अभी भी इस वैली ऑफ डिसोलेशन में, यानी कि इस जो पूरा का पूरा दुख रहता है किसी के भी खो जाने का, इसमें भी एक रास्ता है। देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी, एक रास्ता है जहां हमें अमर कर देता है। इमॉर्टैलिटी यानी कि अमर कर देना, अमर कर देता है जो अपने सारे सेल्फिशनेस को सरेंडर कर दे। यानी कि अगर हम अपनी सेल्फिशनेस को सरेंडर कर दें, हम ये बात को कबूल कर लें कि हाँ सबको एक ना एक दिन मरना ही है, और इस बात को हटा दें, सेल्फिशनेस हटा दें कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, तब हम इमॉर्टल हो सकते हैं। तभी हम इमॉर्टल हो सकते हैं, अमर हो सकते हैं, वरना मरना तो फिजिकली सबको है ही। अब बुद्धा क्या कहते हैं उससे? बुद्धा कहते हैं द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। अब देखो, इमॉर्टल्स का मतलब जो लोग नहीं मरते हैं, अमर, और मॉर्टल्स का मतलब जो लोग एक दिन मरते ही मरते हैं। तो मॉर्टल्स के बारे में वो कह रहे हैं कि द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, यानी कि जो भी मॉर्टल्स हैं, जो लोग मरने वाले हैं, हर ऑर्गेनिज्म मरता है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ट्रबल्ड होते हैं, उनकी लाइफ ट्रबल में होती है, छोटी होती है और कंबाइंड विद पेन, पेन के साथ कंबाइंड होती है। और कोई भी ऐसा मीन्स, यानी कि कोई भी ऐसा साधन या रास्ता नहीं है जिससे हम, जो भी आदमी पैदा हुआ है, उसकी डेथ को अवॉइड कर सके। ऐसा कभी भी हो नहीं सकता है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज अ डेथ ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स। और आगे लिखा है कि जैसे राइप फ्रूट्स यानी कि पके हुए फल, जब वो पक जाते हैं फल, तो उन्हें डेंजर रहता है गिरने का, उसी तरह से मॉर्टल्स हैं, यानी कि जिन्हें एक दिन मरना ही है। तो जैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, जिस दिन वो पैदा होते हैं, तभी से हमेशा एक डेंजर होता है डेथ का, कि एक ना एक दिन तो मरना ही है। आगे एग्जाम्पल एक और दिया है कि जैसे अर्थन वेसल्स, यानी कि मिट्टी के बर्तन, जैसे ही वो बनते हैं, पॉटर यानी कि उस मिट्टी के बर्तन को बनाने वाला व्यक्ति जब वो बनाता है उन्हें, तो एक ना एक दिन वो टूटते ही टूटते हैं आखिर में जा करके। और फिर चाहे यंग हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे फूल्स हो, चाहे वाइस पर्सन हो, सब इस पावर ऑफ डेथ में फंसते ही हैं। सब लोग को डेथ यानी कि मौत आनी ही आनी है। आगे लिखा है, ऑफ दोज हू ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, यानी कि ए फादर जो है वो अपने बेटे को नहीं बचा सकता है, नॉर किन्समैन दियर रिलेशंस। किन्समैन यानी कि जो ब्लड रिलेशन किसमें होते हैं, यानी कि जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो किन्समैन कहलाते हैं, और किन्समैन अपने रिलेशंस को नहीं बचा सकता है। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली, कि देखो, ध्यान से देखो, कि जब रिलेटिव किसी एक के मरने पे रो रहे होते हैं, उसी के साथ साथ वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर। अब जैसे हम रो रहे होते हैं दूसरे के मरने पे, उसी तरीके से एक दिन हमें भी मरना है। सेम उसी तरीके जैसे एक ऑक्स यानी कि एक बैल मारने के लिए स्लॉटर हाउस में ले जाया जाता है। एक जानवर जब मारने के लिए स्लॉटर हाउस में, जहाँ जानवर काटे जाते हैं, वहाँ ले जाया जाता है, तो दूसरे जानवर से देख के रो रहे होते हैं, बट सभी एक एक करके मरना ही है सबको, सबके सब मरते ही हैं। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जिंदगी के, दुनिया के टर्म्स जान लो, टर्म्स एंड कंडीशन जो हम कभी नहीं पढ़ते, वो पढ़ लो, जान लो कि सबको मरना ही मरना है। इसलिए कभी भी जो वाइस लोग होते हैं वो कभी रोते नहीं हैं। ग्राइव का मतलब होता है लैमेंट करना, रोना। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड हमें रोने गाने से नहीं मिलने वाली है, बल्कि उल्टा, रोने गाने से हमारी बॉडी और ज़्यादा सफ़र करती है। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन। जो भी रोए गाएगा, उसके रोने गाने से मरा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता है, बल्कि वो खुद बीमार हो जाएगा। अरे मरा हुआ व्यक्ति का, तुम्हारी वो जो एक्स थी वो भी चली गई, तुम्हारे रोने से वापस नहीं आई, तो मरा हुआ व्यक्ति क्या घंटा वापस आएगा? सही बात है। खैर, He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation. अब जिसे पीस चाहिए उसे एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेन एंड ग्रीफ निकाल के फेंक देना चाहिए। लेमेंटेशन यानी कि रोने का, दुखी होने का, कंप्लेन यानी कि कंप्लेन करने का हर चीज़ पर, और ग्रीफ यानी कि रोने गाने रहने का। ये सब चीज़ को उठाकर फेंक देना चाहिए जिसे पीस ऑफ माइंड चाहिए। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. अब जिसने ऐसा कर लिया उसे पीस ऑफ माइंड मिलेगी। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and is blessed. अब जो ये सारे सौरों से, सारे दुख, रिग्रेट, ये सब चीज़ों से ओवरकम कर जाएगा, जान जाएगा कि सच्चाई यही है कि सबको मरना है, तो क्यों ना थोड़ा खुश ही रहें, वो ब्लेस्ड रहेगा। वही उसी को असली मैनर में हम ब्लेस्ड कह सकते हैं।
खत्म होता है हमारे बुद्धा जी का प्रवचन और खत्म होती है स्टोरी। इसका सोर्स था ये। और अब हम पढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैसे गौतम को लोग बुद्ध कहने लग जाते हैं, बुद्धा के नाम से जाने जाने लग जाते हैं। कब? जब सिद्धार्थ गौतम अपना जो महल रहता है, राजपाट रहता है, ये सब छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं दुनिया की तरफ, निकल जाते हैं फाइंड करने एनलाइटनमेंट। तो फिर कैसे वो पीपल के पेड़ के नीचे आ जाते हैं, कैसे लोगों को अपनी टीचिंग्स बताने लग जाते हैं बोधि ट्री के नीचे बैठ के, फिर वो कहलाते हैं बुद्धा। फिर अगला क्वेश्चन आ सकता है कि कीसा गौतमी को बुद्धा ने क्या कहा था। तो कीसा गौतमी को बुद्धा ने क्या कहा था वो तुम्हें पूरा लिखना होगा कि मस्टर्ड सीड लाओ, कहाँ से लाओ, कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ये सब लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, ये कीसा गौतमी को जब बुद्धा कह देते हैं तो उसके बाद कीसा गौतमी की क्या हालत हो जाती है। तो पूरा लिख देना कि कीसा गौतमी हर घर जाती है बट उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता है जहाँ पर कोई भी ना मरा हो। देन अगला क्वेश्चन एक हो सकता है अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन कि बुद्धा क्या समझाते हैं ह्यूमन बींग्स की लाइफ के बारे में या मॉर्टल्स की लाइफ के बारे में। तब तुम्हें पूरा लॉन्ग लिखना पड़ेगा कि मॉर्टल्स की लाइफ एक ना एक दिन मरना ही होता है। पूरा एग्जाम्पल देके जो जो बुक में दिया है, जैसे कि अर्थन वेसल्स, मिट्टी के बर्तन, जैसे कि पके हुए फल, और फिर चाहे वो चालाक हो चाहे वो बुद्धू हो, सबको एक ना एक दिन मरना ही मरना है। तो ये तुम्हारे थे इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब कुछ डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पीडीएफ में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो को सब में शेयर कर देना यार, और नोटिफिकेशन वाली घंटी को छेड़ दो जबरदस्ती कि कोई भी नई वीडियो आए तो तुम्हें जरूर पता चल जाए। और फिर उसके बाद क्या करते क्या रहना है, अरे जाना जा पढ़ ले।